हेलो स्टूडेंट्स, आज राहुल केमिस्ट्री पॉइंट के अंदर मैं राहुल गुप्ता, मैं जेट के जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं जो जेट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जेट एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ना केवल ये जेट एग्जाम के लिए होगा विद्यार्थियों के लिए, आप कंपटीशन लाइंस के लिए जनरली हम लोग जैसे कि बात करें जेईई का जो एग्जाम होता है उसके लिए बात करें, मैं वहां पर एग्जाम एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। नीट एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हमारे लिए आते हैं। तो हम लोग जो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं जेट विद्यार्थियों के लिए और जो भी अदर जो कंपटीशन जो वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, वो टॉपिक है हमारे पास आज परमाणु संरचना। स्टार्टिंग है, बाकी जैसे जैसे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि बेटा इनके लिए ऐसा है कि सारे मैं एक साथ तो इनके टॉपिक नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी आपकी ऑन डिमांड में आपके टॉपिक्स इसके बाद लेता रहूंगा। तो आज मैं आपके लिए परमाणु संरचना टॉपिक के लिए बात मैं कर रहा हूं। परमाणु संरचना में हम लोग बात करें सबसे पहले परमाणु की। परमाणु शब्द आया कहां से? परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने कहा? परमाणु के बारे में सबसे पहले कहा था 1830 के अंदर, लगभग 1830 के अंदर डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था। और डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसने कहा था कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यहां द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य, द्रव नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं द्रव्य। द्रव्य मैं बात कर रहा हूं द्रव्य की, मैं बात कर रहा हूं द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ की बात कर रहा हूं। तो डाल्टन के अनुसार यह था कि द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो कि अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है। बाद में जब बहुत सारे अनुसंधान हुए, बहुत सारी थ्योरीज आई, उससे फिर यह पता चला कि द्रव्य जो हम बात कर रहे हैं, जो सूक्ष्म कण जिसको आप परमाणु कहते हो, परमाणु द्रव्य का सबसे सूक्ष्म कण नहीं है। परमाणु भी कुछ अन्य कणों से मिलकर बना होता है, और जो परमाणु जो अन्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, हम उनको बोलते हैं मौलिक कण। मुख्यतः परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं बेटा, वो 3 प्रकार के होते हैं, और वो है हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बाद में जब आपको बतलाएं तब आपसे कहेंगे कि साहब जो परमाणु के अंदर जो 3 मूलभूत जो कण जिनको आप मौलिक कण कहते हो, उनमें से 2 जो कण हैं, 2 जो कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, जिसे आप बोलते हैं नाभिक। नाभिक के बारे में बहुत बाद में बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था मेरे बेटा। रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल प्रयोग किया, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। रदरफोर्ड ने इसके बारे में बतलाया कि भैया परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म धनावेश भाग होता है जिसको बोलते हैं नाभिक। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक में जो कण मौजूद रहते हैं, उनको संयुक्त रूप से हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ये न्यूक्लियॉन होता है। और फिर आप तो जानते ही, बाद में मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, मॉडल जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो है, वो सूक्ष्म कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाते हैं। तो द्रव्य के मूल मौलिक कण जो हैं वो 3 हैं, और उनके बारे में मैं आपको यहां पर एक सारणी बनाकर मैं आपको बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके क्या द्रव्यमान है, आवेश है, इनकी खोजकर्ता कौन है। तो मैं आपको ये सारणी बना के बता देता हूं। यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक होती है। आप जो मैं ये सारणी बना रहा हूं, या तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, या फिर क्या करें, या फिर एक काम कर सकते हो कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। तो मौलिक कण हमारे 3 मौलिक कण हैं। वो 3 मौलिक कण हमारे कौन से हैं? एक मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, और एक मैं बात करूंगा आपके लिए प्रोटॉन और एक हो गया सा न्यूट्रॉन। ये बेटा, अगर ये 3 मौलिक जो कण हैं, इनमें अगर हम लोग देखें, सबसे पहले मैं बात करूं आवेश की। आवेश बच्चों ध्यान से समझना, आवेश इसको 3 तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर हम लोग इकाई ऋणावेश मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इकाई ऋणावेश, और इसी तरह से प्रोटॉन पर आवेश होता है इकाई धनावेश। इकाई धनावेश प्रोटॉन पर होता है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है, न्यूट्रॉन हमारा उसको हम बोलते हैं निरावेशित। न्यूट्रॉन पर कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अगर हम लोग एक और यूनिट है मेरे बच्चों,
और वो यूनिट है ESU, इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड यूनिट, ESU। अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग इनके आवेशों की बात करें, ESU के अंदर अगर हम लोग बात करें, ESU, अगर आपको छोटा शब्द लग रहा हो ध्यान से देखिएगा, ESU की मैं बात कर रहा हूं, तो ESU में अगर हम बात करें तो इसमें होता है 4.8 माइनस का 4.8 10 की घात -10, ये इसका ESU का है। प्रोटॉन जो कि धनावेश होता है इसके लिए होगा प्लस 4.8 इंटू 10 की घात -10, और न्यूट्रॉन तो मेरे बच्चों सदाबहार रूप में इस पर जो आवेश होता है वो निरावेशित होता है। अगर हम लोग बात करें कूलाम की, अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा काम आता है हमारा कूलाम, अगर हम कूलाम में बात करें, कूलाम के अंदर हम लोग बात करें, इसको शॉर्ट टर्म C से भी व्यक्त कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन एज इट इज, न्यूट्रॉन हमारा हो गया उदासीन। ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको कई जगह मिल जाएंगी, आपको कई नोट्स में मिल जाएंगी, लेकिन आप लोग इनको याद कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें हमारे लिए पूछी जाती है, कही जाती है। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो बच्चों द्रव्यमान, अगर हम द्रव्यमान की बात करें, AMU में अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान हम लोग लेके चलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU को बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम लोग लेके चले तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम मान के चलते हैं नगण्य, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य। नगण्य क्यों मानते हैं आप जानते हो? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हम लोग ग्राम में अगर व्यक्त करें ना बच्चों, तो ग्राम में इसका द्रव्यमान जो होता है वो लगभग 1845, 1/1845 ग्राम। अगर हम लोग देखें मतलब एक इकाई मान के चले, अगर इकाई द्रव्यमान अगर इसका माने चले तो इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम होता है। और ग्राम की बात नहीं करूं, ये मैं थोड़ा गलत बोल गया, ग्राम की बात नहीं करूं, और अगर ग्राम में देखना पड़े तो ग्राम में मेरे बच्चों इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद रखना चाहिए। अगर ग्राम में प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें तो ये होता है 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान ही होता है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे कोई नहीं पूछना, तुम्हारे कोई कंपटीशन एग्जाम्स हैं, तुम्हारे को ये चीजें बेटा विकल्पों में दी जाएगी। विकल्पों में 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और उस विकल्प के 4 ऑप्शन में आपको क्या दिया जाता है ये देने वाले पर निर्भर करता है। अब अगर हम बात करें इनके खोजकर्ताओं की, अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये अगर हम लोग बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन खोज मेरे हिसाब से 4 बच्चे जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बोलो? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या कोई बोलता है गोल्डस्टाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोटॉन की खोज इसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। वैसे बहुत बड़ा इसका बेटा इतिहास है, हमें उस इतिहास में नहीं जाना, हमसे वो चीजें नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको बतला दूं, आप इस बात को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी, नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो कैथोड किरणों के माध्यम से की गई थी। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी, जिसको बाद में बोला गया था इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड किरणों के कारण उसकी खोज हमारी हुई थी। ऐसे ही धन किरणों से प्रोटॉन की खोज की गई थी, तो धन किरणों से प्रोटॉन की खोज की थी। ये आप लोगों को याद में आना चाहिए, रखना चाहिए। एक चीज और बच्चों, चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिए, वैसे जनरली पूछते नहीं, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात यानी E/m वैल्यू, E/m वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन के लिए मैं बात कर रहा हूं यार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता हो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की जो वैल्यू होती है 1.76 कूलाम पर ग्राम। ये होती है साहब इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू। आप ये जो मैंने चीज बताई है, आप इस चीज के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लो। मैं आपको मौका देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके जो भी आप लोग नोट करना चाहें वो कर लीजिए।
ठीक है। अब आइए एक चीज और, मैंने आपसे बात की थी कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक में जो कण पाए जाते हैं, मैंने बोला था, आप नोट करते जाइए मेरी जो बात बोल रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सम्मिलित रूप से उनको न्यूक्लियॉन कहा गया था। नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में नगण्य मानते हैं। जनरली नाभिक का जो आकार हम लोग लेके चलते हैं ना बच्चों, वो लेके चलते हैं 10⁻13 सेंटीमीटर। ये हमारे नाभिक का आकार है। कोई 13 -13 कोई -15, उससे टेंशन मत लेना। एक्चुअल में 15 -15 कहां से आएगा जब मीटर की बात करोगे। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 10⁻2 का फर्क पड़ेगा। तो अगर ये 10⁻−13 सेंटीमीटर है और तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कितना हो जाएगा 10⁻−15 मीटर। एक बात का ध्यान रखना, सेंटीमीटर बड़ी राशि है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि ये तो संख्या कम है तो ये संख्या छोटी होगी। साथ में ऋणात्मक चिन्ह लग रहा है, और ऋणात्मक चिन्ह अगर लगता है ना तो जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। समझ रहे हैं? अब आप जैसे मैं बात करूं परमाणु का नाभिक, जनरली परमाणु का जो नाभिक का जो आकार हम लोग मान के चलते हैं वो है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और अगर मीटर में बात करेंगे दोस्तों, तो मीटर में अगर हम लोग बात करें 10⁻−10 मीटर, अरे मेरे भाई ये वैल्यू जो है 1 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट होती है। या चलो इसको मान लो आप, तो ये याद रखें 10⁻−10 मीटर होती है। एक चीज और, मैं इस चीज को भूल गया हूं, अगर आप देखें तो कई लोग ये मना कहेंगे साहब ये तो पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे, 10⁻28 होती है, 10⁻31। अरे मेरे बेटा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 10⁻3 का फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको ग्राम की बजाय किलोग्राम में अगर इस वैल्यू को निकालना पड़े ना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? देखिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आप इस चीज को वहीं पर ऐड कर सकते हैं। 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। ऐसे यहाँ 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। और ये चीज यहां पर भी एज इट इज यहां पर भी वो चीज हो जाएगी। तो भाई हमने आज एक पार्ट थोड़ा सा ये चीज हमने इस बात को देखा, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी कण को, मौलिक कण को अगर व्यक्त करना पड़े, मौलिक कण को अगर हम व्यक्त करते हैं, बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मौलिक कण अगर आपको व्यक्त करना है, मौलिक कण को प्रदर्शित करें, तो मौलिक कण को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन ही है हमारा इलेक्ट्रॉन, इसको अगर प्रदर्शित करना है, यह संकेत है कि ऊपर जो लिखा जाता है ना, याद रखना ऊपर जो लिखा जाता है ना वो द्रव्यमान है। द्रव्यमान, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। द्रव्यमान क्यों होता है कि द्रव्यमान को होता है भार हमेशा आप सर पे ही रखोगे, पैरों पर नहीं रखोगे। तो जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कहां आएगा? द्रव्यमान आएगा ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हो कितना होता है? नगण्य। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी नीचे क्या आएगा सर? आवेश। तो याद रखना कि ये ऊपर जो आता है ना, ऊपर आएगा द्रव्यमान और नीचे जो आएगा ना, नीचे आएगा आवेश। आगे गुरुदेव क्वेश्चन कैसे आएगा? अरे विकल्पों की दुनिया है यारो, क्वेश्चन क्या देगा? मान लीजिए यहीं पर ही क्वेश्चन दे दे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन है। एक तो वही चीज जो आप लोग जानते हो, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया, वो इस चीज को ऐसे लिख सकता है। अरे वो मेरे भाई आपको परेशान करने के लिए विकल्प भी आपको दिए जा सकते हैं। तो याद रखना कंफ्यूजन होता है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे? ऊपर क्या लिखा जाता है? बोलिए ऊपर किसको लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं हम लोग हमेशा द्रव्यमान को, भार सिर पर उठाते हैं हम लोग, याद रखिएगा। ऐसे ही बेटा ये तो होगी इलेक्ट्रॉन की कहानी। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन को स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। और आपने देखा था प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, इकाई द्रव्यमान उसको मान के चलते हैं प्रोटॉन का, वो 1, और आवेश भी कितना होता है? 1p1। ये प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन को हम लोग n से व्यक्त करते हैं। भार इसका कितना होता है इसको भी इकाई मानते हैं, आवेश इसका कितना होता है? 0। तो मेरे बेटा ये हो गए इन तत्वों के लिए संकेत। तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए। अब मैं आपके आगे आप चीज को मैं आपको बदलाता हूं। अब अगर आपको किसी तत्व को प्रदर्शित करना है
तो बेटा तत्व को प्रदर्शित करने के लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। परमाणु क्रमांक जो सबसे पहले दिया गया था मोजले ने दिया था। नोट करते जाइएगा, जरूर नहीं है मैं सारी चीजें आपको बोर्ड पे लिखूं। मोजले ने दिया था परमाणु क्रमांक, मोजले ने। परमाणु क्रमांक को व्यक्त किया जाता है जेड से। आगे जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे ना बच्चों, तो इनका जो द्रव्यमान संख्या भी बोल सकता हूं परमाणु क्रमांक को, तो इसको हम लोग व्यक्त करेंगे जेड से। और परमाणु भार सॉरी, इसको द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो है, इसको हम व्यक्त करेंगे कैपिटल ए से। ठीक है, तो देखिए ये चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं कि परमाणु क्रमांक को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं सरकार? जेड से। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, ये जेड से व्यक्त किया जाता है और मोजले ने इसको दिया था। ऐसे ही परमाणु भार या फिर इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको हम लोग व्यक्त करते हैं कैपिटल ए से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है मेरे भाई, कि द्रव्यमान संख्या जो होती है ना, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। आपसे दे देगा, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बना के दूंगा। जैसे किसी भी तत्व की बात कीजिए, मैंने चलिए क्लोरीन ले लिया, मैंने यहाँ क्लोरीन ले लिया, ये 35 और ये 17 होता है। तो आप देखिए ऊपर हमेशा किसको व्यक्त करते हैं? ऊपर हम लोग व्यक्त करेंगे द्रव्यमान को, और नीचे किसको व्यक्त किया जाता है भाई? नीचे व्यक्त किया जाता है परमाणु क्रमांक को। तो आपसे मान लीजिए कोई पूछे कि इस संकेत दे दिया जाए कि क्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या है, क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, क्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या है, और फिर वो आप लोगों को न्यूट्रॉन की संख्या इस तरह से विकल्प बनाकर दे दे कि साहब ये लीजिए, ये कुछ विकल्प हैं, इन विकल्पों के आधार पर आप बताइए, या सीधा 35 देगा आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो देखो भैया, मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, मैं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालूंगा? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। यहां जो 35 इसका द्रव्यमान संख्या, यानी ए की जगह मैंने क्या लिखा? 35। मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। प्रोटॉनों की संख्या अगर कितनी दे रखी है? 17। तो मेरे पास न्यूट्रॉन कितने आ गए मेरे बेटा हो? हमारे पास न्यूट्रॉन आ गए यहाँ पर 18। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है? हमारा विकल्प ये सही है। ठीक है, ऐसे आपको किसी भी प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपको इसी तरह से दिए जाएंगे। आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेगा, प्रोटॉन की संख्या पूछ लेगा, आपसे द्रव्यमान संख्या पूछ लेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इनकी चीजों के बारे में आसानी से आप बतला देंगे। इसके बाद मेरे पास एक चीज और है, वो मैं आपको एक बात और बतलाऊं। यहां भी क्वेश्चंस आते हैं कि 3 शब्द है हमारे पास। एक है समस्थानिक, समस्थानिक। कई बार बेटा इंग्लिश में दे देता है, वो इंग्लिश के नाम को हिंदी में लिख के दे देता है। तो समस्थानिक के बेटा आइसोटोप्स बोलते हैं हम लोग। तो आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। समस्थानिक कौन से होते हैं? समस्थानिक वो होते हैं बेटा जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो। देख बेटे, केमिस्ट्री भूल जाते हैं, इसलिए अटकाने की प्रवृत्ति डाला करो। मैंने ऐसे याद कर रखा, समस्थानिक स्थान समान, और तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको आवर्त सारणी में स्थान दिया गया है, इसलिए समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न। मैं आपके लिए लिख रहा हूं समस्थानिक। तो समस्थानिक कौन होंगे? समस्थानिक होंगे जिनके लिए ए ये तो हो भिन्न, और जिनके लिए जेड हो समान, ये होते हैं समस्थानिक। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द और आता है हमारे पास, संभारिक। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। संभारिक इसका अपोजिट है। देख बेटा, मैंने संभारिक, भार समान, मतलब ए हमारा क्या हो गया? समान, और जेड हमारा क्या हो गया? भिन्न। ये हो गए तुम्हारे संभारिक। एक शब्द और है समन्यूट्रॉनिक। आप समझ गए होंगे भैया, समन्यूट्रॉनिक में क्या होंगे? मैं लिख देता हूं, समन्यूट्रॉनिक। इंग्लिश शब्द भी यही है यार, आइसोन्यूट्रॉनिक बोल देंगे बस इसको। समन्यूट्रॉनिक में क्या होगा?
ए तो होगा तुम्हारे लिए भिन्न, और जो न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान। ठीक है, समस्थानिक ये, समभारिक ये और समन्यूट्रॉनिक ये। मैं कुछ एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बतलाता हूं। फिलहाल आप इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आप लोगों को मैं इसके बारे में एग्जांपल ले लेके थोड़ा सा समझाता हूं। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूं मेरे बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया समस्थानिक। समस्थानिक के लिए बेटा बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा सिंपल तो ये हमारे पास ये है, सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास ये, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ये ट्राइटियम है, ड्यूटेरियम है, ये हमारा प्रोटियम है। तो देखिए आप सिंपल देख लीजिए, मैं बताऊं इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है और जेड की वैल्यू कितनी है, उसके बिहाफ पर आप देखते चलिए, मैं बताता चलूं। आप ही बताइए ए कितना, बोलो बोलो 3, इसके लिए ए कितना 2, और इसके लिए ए कितना 1। और जेड तो आप जानते हो परमाणु क्रमांक जो नीचे रहता है, तत्व के लिए ध्यान रखना, भार ऊपर, हमेशा भार ऊपर, जेड नीचे, तो ये कितना 1, ये 1, ये 1। ये क्या हो गया सर तुम्हारे लिए, ये हो गया एग्जांपल समस्थानिक का। एक और एग्जांपल देते हैं यार, चलो यार एक और एग्जांपल, ठीक है। तो वो एग्जांपल जैसे मैंने मान लीजिए ये लिया कार्बन का मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए लेके चलता हूं। अब आप देखिए इसका ए कितना और इसका जेड कितना, बोलो ए कितना 14, ये 12, ये 13, जेड कितना 6। न्यूट्रॉन की संख्या तो निकाल सकते हो यार, इसके लिए न्यूट्रॉन कितने होंगे 2, इसके लिए न्यूट्रॉन कितना 1, इसके लिए न्यूट्रॉन कितना 0। तो याद रखना भाई, जरूरी नहीं है कि तत्व के पास न्यूट्रॉन अवश्य हो, कई ऐसी तत्व होंगे जहां न्यूट्रॉन क्या होंगे, न्यूट्रॉन हो भी सकते हैं और न्यूट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं। ये तो तुम्हारे समझ में आ गया ना, समस्थानिकों के एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं। ऐसे खूब सारे एग्जांपल तुम्हें देगा, विकल्पों में देख सकता है, आपको देगा निम्न में से समस्थानिक हैं, तो वो आपको ढूंढ कर बताने होंगे इनमें से समस्थानिक कौन से हैं। ठीक है, अब आप और देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं समभारिक। तो समभारिक का एग्जांपल आपके सामने देखिए। समभारिक एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और वो है मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप देख सकते हैं 18, 19, 20। 18, 19, 20 मतलब आर्गन जो है वो 18 होता है और पोटेशियम 19 होता है, और कैल्शियम बाबा इनके लिए होते हैं 20। अब आप देख सकते हैं, आप ही बताइए सर यहां ए कितना है, ए 40, इसका भी 40, इसका भी 40, जेड कितना, या 18 या 19 और ये 20। आप देख सकते हो इन सबके द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक इन लोगों के लिए भिन्न है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, इसलिए इन सबको बोलेंगे आइसोबार्स, यानी समभारिक। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं भी आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, अब देखिए मेरे पास है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक के लिए मेरे पास मैंने एग्जांपल मेरा ले रखा है, और वो एग्जांपल हमने ले रखा है कि एक वही 17, 18, 20 ऐसे याद कर रखा है मैंने। एक क्लोरीन है, एक आर्गन है और एक कैल्शियम है। तो क्लोरीन 37 और एक हमारा आर्गन है। ठीक है, आर्गन देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखा करो कि ये द्रव्यमान संख्या हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा द्रव्यमान संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भी हो सकती है। जैसे आर्गन है, आर्गन ये 38 है और यहाँ 18 है, और हमारा कैल्शियम, मैं यहाँ पर जो कैल्शियम अंतर लिए चल रहा हूँ ये वही ले रहा हूँ। अब देखना मेरे बच्चों, इसको थोड़ा गौर से समझना आप लोग। इसके लिए ए, इसके लिए जेड और इसके लिए एन, मैं निकाल के बताऊंगा, आप लोग देखिएगा भाई। जेड एक कितना द्रव्यमान, किसका कितना 37, इसका 38, इसका 40, इसका कितना 17, इसका 18, इसका 20। तुम तो जानते हो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला क्या दिया था, A = 2, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या को आप द्रव्यमान संख्या में से आप प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इसमें से कितना आएगा 20, इसमें से कितना आएगा 20, इसमें से कितना आएगा 20। क्या देखा, न्यूट्रॉन की संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसलिए हमारे ये जो 3 तत्व हैं, ये तीनों तत्व क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अब मेरे बच्चों एक बात और बोलूंगा, मौलिक कण
जरूरी नहीं है कि मौलिक कण वही 3 होते हैं। मौलिक कण हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यही नहीं होते। मौलिक कण इसके अलावा और भी है। मौलिक कण है कुल 5 और मौलिक कण भी है। आपसे कंपटीशन के लाइन में पूछा जा सकता है। आप मेरे बच्चों इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मैं बोलता जाता हूं। वो 5 हमारे मौलिक कण कौन से? एक है पॉजिट्रॉन, एक है मैसॉन, एक है न्यूट्रिनो, एक एंटी न्यूट्रॉन और एक है एंटी न्यूट्रिनो। मैंने कैसे याद करेगा वो भी आपको मैं बताता चलूंगा। सबसे पहले चलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन देख बेटा, मैंने कैसे याद करेगा? पॉजिट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। तो ये जो पॉजिट्रॉन है ना मेरे भाई, पॉजिट्रॉन, इसका जो आप देखेंगे आवेश इसका +1 होता है। पॉजिट्रॉन, ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका ये विपरीत कण है। तो इलेक्ट्रॉन का तो होता है -1 आवेश, इसका कितना होगा? +1। तो देखिए सर, पहले मैं लेके चल रहा हूं पॉजिट्रॉन। इस पर जो आवेश है, आवेश पॉजिट्रॉन पे कितना होगा? +1 इकाई। ये तो होगा आवेश। और इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन के समान। मैं बोलता भी जा रहा हूं। और इसकी खोज करता, जो उस कण का खोज करता है वो है खोज करता है C.D. एंडरसन। C.D. एंडरसन। हमारे पास एक और मौलिक कण है और वो मौलिक कण हमारे पास जो है वो है मैसॉन। बेटा मैसॉन एक ऐसा कण है जिस पर तीनों प्रकार का आवेश भी हो सकता है। पॉजिटिव आवेश भी हो सकता है, नेगेटिव आवेश भी हो सकता है और ये निरावेशित भी हो सकते हैं मैसॉन्स, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है ना इसका, द्रव्यमान, इस कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से तो अधिक होता है। अधिक, ये अधिक है। अरे बेटा इन तीरों से मत घबराना। तीर की नोक जिसको लगती है ना वो तीर खाता है। तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों से क्या है? अधिक है, क्योंकि ये तीर मार रहा है, बड़ा तीर मारता है, हमेशा ध्यान रखना। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन से इसका द्रव्यमान क्या है? कम। ये इसका द्रव्यमान हो गया। और इसकी खोज करता कौन है? इसकी खोज करता है युकावा। इसका खोज करता है युकावा। फिर आइए न्यूट्रिनो। बेटा मैंने ऐसे याद करना है, न्यूट्रॉन की छोटी बहन है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन की छोटी बहन न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन के समान इस पर आवेश होगा। इस पर आवेश कितना होगा न्यूट्रिनो पर? 0। और इसका जो द्रव्यमान होता है ना दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान जो होता है, इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? कम होगा। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कम होता है, ठीक है। और इसका जो खोज करता है ना वो है पॉलिक। इसकी खोज करता पॉलिक। एक और है एंटी प्रोटॉन और एक और है बेटा एंटी न्यूट्रॉन। अब देखिए इसे एंटी शब्द से समझिए, मैंने ऐसे याद किया एंटी प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन का एंटी। तो प्रोटॉन का एंटी आवेश कितना? -1, क्योंकि प्रोटॉन पे तो +1 आवेश होता है, -1। इसका जो द्रव्यमान है ना वो प्रोटॉन के समान। और इसका जो खोज करता है, इसका खोज करता है सैगरे। अब समझ जाइए, एंटी न्यूट्रॉन के समान इस पर आवेश कितना? न्यूट्रॉन के समान इस पर आवेश है 0। और इसका जो द्रव्यमान है वो, इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के समान होगा। और इसका जो खोज करता है ना, इसका खोज करता है कॉर्क। आप इस टेबल को नोट कर लीजिए। ये टेबल आप लोगों के 5 कण है, पॉजिट्रॉन, मैसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन और एंटी प्रोटॉन्स। ये थोड़े हमारे पास 5 है। बच्चों आज की क्लास में हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जो लेके चलूंगा वो परमाणु के मॉडल्स हैं। परमाणु के मॉडल जनरली रदरफोर्ड मॉडल वगैरह, ये जो भी हमारे जेट के सिलेबस में जो आता है। बेसिकली मैं इस क्लास में जेट की ही बात करूंगा। ICR वाला ये भी पोर्शन आप लोगों के काम में आ जाएगा। और याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, यूजफुल हो आपके लिए, तो भैया ये जो राहुल केमिस्ट्री पॉइंट वाला जो मेरा ये यूट्यूब चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, इसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा।
और अदर कोई चीजें हो, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इसके लिए, या फिर हम बाद में मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं टेस्ट सीरीज की, तो उस टेस्ट सीरीज की लिंक भी मैंने उसके मेरे इसमें वीडियो के नीचे मैंने इसको दे रखी है। फिर मिलेंगे, आगे आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जेट में आप जरूर सक्सेस होंगे। धन्यवाद।